नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सक्रियता दिखाई और 2 दिन के भीतर पहले घोषणा पत्र समिति, उसके बाद आरोप पत्र समिति बनाई है, उसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने भी अपनी घोषणा पत्र समिति की तैयारी कर ली है। मोहम्मद अकबर इसके अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। हालांकि 4 और नाम चर्चा में रहे। मंत्री शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत, ताम्रध्वज साहू के अलावा सांसद दीपक बैज, इन 4 नामों पर भी चर्चा हुई। लेकिन फिलहाल सीनियर मंत्री मोहम्मद अकबर के नाम की घोषणा की औपचारिकता शेष रह गई है। यदि किसी कारण से मोहम्मद अकबर घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष नहीं बनाए गए, तब बाकी के 4 नामों पर चर्चा होगी। दरअसल मोहम्मद अकबर इसलिए भी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें ही सबसे अनुकूल व्यक्तित्व माना जा रहा है। मोहम्मद अकबर संयुक्त मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह सरकार के मंत्री रहे थे और मौजूदा भूपेश सरकार के समय में भी मंत्री हैं, जो कवर्धा से करीब 59,000 वोटों से जीत कर आए हैं। लेकिन 3 अक्टूबर 2021 को कवर्धा में जो भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसके बाद मोहम्मद अकबर की पोजीशन वैसे वाली नहीं रह गई जैसे 60,000 वोट से जीत के आने वाले मंत्री की होती है। कवर्धा की उस घटना के बाद छत्तीसगढ़ का हिंदूवादी संगठन एकजुट हुआ। वोटों के ध्रुवीकरण की आशंका के लिहाज से मोहम्मद अकबर को कई मौकों पर पीछे रखा गया। लेकिन अब यदि घोषणा पत्र समिति के वे अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर इसके दूरगामी संदेश भी जाएंगे। उनके ऊपर दबाव होगा कि चुनाव जितवाने वाला घोषणा पत्र बनाए। जैसे घोषणा पत्र समिति के पहले वाले अध्यक्ष 2018 में जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया था, टी.एस. सिंहदेव बाबा, कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस देना होगा। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि टी.एस. सिंहदेव बाबा ने जिन कारणों से घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने से साफ तौर पर इंकार कर दिया था, उनका वह बयान भी कम चौंकाने वाला नहीं है। यहाँ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब समय नहीं बचा है। चंद सेकंड में उन बयानों को समझना होगा, उसके बाद मैं कुछ अंदर की बात बताऊंगा। मैं अध्यक्ष के रूप में तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज समय उतना बचा कि जिस तरह से पिछले बार हम लोगों ने लोगों से मिलके किया था, समय नहीं है। तो उस हिसाब से तो मैंने कहा भी है कि मैं नहीं रह पाऊंगा, उसमें नहीं रहना चाहूंगा। सदस्य के रूप में, दूसरे रूप में योगदान करना, फीडबैक देना, वो हमेशा उपलब्ध है। अंदर खाने की बात यह है कि मंत्री टी.एस. सिंहदेव बाबा अपने घोषणा पत्र को पूरी तरह लागू नहीं किए जाने से कई बार असंतुष्ट नजर आए, जबकि सरकार की ओर से यह कई बार दावा किया जा चुका है कि हमने घोषणा पत्र में लिखे हुए ज्यादातर वादों को पूरा कर लिया है। लेकिन इसके उलट जब मंत्री सिंहदेव कई बार कहते हैं कि हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप संविदा, अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ, इससे भी कहीं आगे उनके बगावती स्वर उस वक्त दिखाई पड़े जब उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि घोषणा पत्र के अनुरूप गरीबों के मकान नहीं बनाए जा रहे हैं। लेकिन उन पुरानी बातों को पीछे छोड़कर जिस तरह से उन्हें हाल में ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसके बावजूद उनका घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इंकार करना संकेतों में बहुत कुछ कहता है। बाबा की ऐसी नाराजगी पर भारतीय जनता पार्टी भी कहां चुप रहने वाली थी। भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने बाकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस पर कुछ गहरी बातें कह दी। नवंबर 2023 के लिए बनने वाला है, उसमें कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार में रहना उचित नहीं समझा, क्योंकि है तो बाबा राजा है, और जो बोले नहीं हो तो फिर कितनी बार आप पर विश्वास करेंगे। तो मेरा कहने का यह अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री ही अब सरकार पर और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहा है कि वो जो संकल्प करेंगे, वो जो घोषणा करेंगे, आने वाली सरकार, वो तो खैर बननी नहीं है, कांग्रेस पार्टी उसे पूरा करेगी कि नहीं, कांग्रेस पार्टी उस पर अमल करेगी कि नहीं। निश्चित रूप से ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का असंतोष, कांग्रेस के ऊपर वादा खिलाफी, कांग्रेस की असफलताओं के कारण माननीय टी.एस. सिंहदेव जी आज घोषणा पत्र समिति में रहने से इनकार करते हैं। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो तो लोगों का जिस तरह का रोमांच रहता है, जिस तरह का रहस्य बरकरार रहता है, लोग जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा, कौन सी टीम की हालत कैसी है। कुछ वैसे ही हालात
छत्तीसगढ़ में है। अब पहले से कई ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता यह समझने की कोशिश करती है कि इस बार कौन सी पार्टी अपनी घोषणा के माध्यम से क्या कुछ देने जा रही है। वैसे देश में ट्रेंड चल रहा है फ्री का, जहां मुफ्त में लोगों को चुनाव से पहले बहुत कुछ देने के वादे किए जाते हैं। ऐसी चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने काफी सोच समझकर अपने सांसद विजय बघेल को चुनाव घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया और 3 पुराने दिग्गजों को उनका सहयोगी बनाते हुए सह संयोजक बनाया और कुल मिलाकर 31 की एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके ऊपर दारोमदार होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा जनता के सामने रखे। भाजपा ने विजय बघेल को ऐसी अहम जिम्मेदारी ऐसे वक्त में दी है जब चुनाव को महज 3 से 4 महीने ही बचे हैं। विजय बघेल कुर्मी समाज के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कई अहम जवाबदारियां सामाजिक स्तर पर भी निभाई है। पहले वो विधायक और संसदीय सचिव रहे, पालिका के अध्यक्ष रहे और अब भारतीय जनता पार्टी की जीत का पूरा दारोमदार उन्हीं की समिति पर होगा। उनकी इस नियुक्ति के अगले ही दिन एक और कुर्मी नेता भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को भी आरोप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसमें प्रेम प्रकाश पांडे और ओपी चौधरी सदस्य होंगे। विपक्ष में होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को आरोप पत्र समिति बनाने का मौका मिला। क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए आरोप पत्र समिति कांग्रेस तो नहीं बना सकती, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 6 अन्य कमेटियां बनाई गई है जिन्हें अलग अलग 6 अध्यक्षों को दायित्व दिया गया है। उनमें सबसे पहला नाम है कुमारी शैलजा, जो प्रदेश की प्रभारी भी हैं। इन्हें पॉलिटिकल अफेयर का प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा चुनाव अभियान समिति के प्रमुख होंगे चरणदास महंत, प्रदेश चुनाव समिति मोहन मरकाम जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, प्रचार प्रसार समिति शिव कुमार डहरिया जो मंत्री भी हैं, कांग्रेस के अनुशासन समिति में धनेन्द्र साहू जो लंबे समय से हाशिए में देखे जा रहे थे सीनियर मंत्री हैं। इन्हें इस बार चुनाव अनुशासन समिति का प्रमुख बनाया गया कांग्रेस की ओर से। इसके अलावा चुनाव समन्वय समिति इसके प्रमुख बनाए गए हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अपेक्षाकृत काफी सुधरती जा रही है, लेकिन भाजपा के लिए अभी भी जो चिंताजनक हालात हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए 14 जुलाई को एक बार फिर अमित शाह का छत्तीसगढ़ आना होगा। पिछली बार जब वो 5 जुलाई को आए थे और किसी सर्वे रिपोर्ट की काफी चर्चा हुई, अंदर खाने की बात यह रही कि पार्टी के पुराने छत्रपों को उन्होंने बेहद कड़े अंदाज में समझाया। रात 2:30 बजे तक आखिर बंद कमरे में कोई सामान्य चर्चा तो हो नहीं रही होगी। अगले दिन भी जब सुबह 10 बजे के बाद चर्चा हुई, मंथन हुआ, काफी सारे विश्लेषण रखे गए, जमीनी हकीकत बताई गई कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की 90 में से 29 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, उन 29 आदिवासी इलाकों की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सर्वे के अनुसार अभी भी बहुत चिंताजनक है। इसी तरह 10 अन्य आरक्षित सीटें जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को अभी काफी काम करने की जरूरत है। समय बहुत कम है। कम समय होने के कारण हालात कुछ वैसे ही है कि सीमित ओवरों के मैच में अंतिम के कुछ ओवर जब बचे हों और एक बड़े स्कोर का पीछा करना हो तो किस तरह से हर गेंद को संभल कर खेलना पड़ता है। दबाव के साथ यहाँ तेज स्कोर की भी जरूरत है। कुछ ऐसे ही हालात भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन सब तैयारियों के साथ जातिगत समीकरण को साधना और उससे भी कहीं आगे नए चेहरों को तैयार करना और पुराने चेहरों से संभावित नुकसान का आकलन करते हुए उन्हें साधना, ऐसी बड़ी तैयारियों के महारथी अमित शाह जब 14 जुलाई को आएंगे तब अंदाज कुछ और होगा, तैयारियां बहुत बड़ी होगी, विजन कुछ और होगा और सर्वे के साथ कुछ टेक्निकल रिपोर्ट्स भी होगी। कई तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ वीडियो की चर्चा हो रही है। हमारे पास जो खबरें आई है वो अपुष्ट है, लेकिन हकीकत यही है कि पुराने छत्रों ने जो कुछ किया उसके रिकॉर्ड मौजूद है। उन्हें अभी भी डर है कि न जाने कब कौन सा पन्ना खुल जाए। यही कारण रहा कि विपक्ष के 4 साल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जाया होने दिए, उसका खामियाजा कम समय में बड़ी तैयारी के रूप में करना पड़ रहा है। साफ सुथरी राजनीति को जनता भी समझने लगी है। पहले होता यह था कि जन सामान्य राजनीति से परहेज रखता था, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता राजनीति को समझती है और राजनीति को व्यापार की तरह इस्तेमाल करने वाले चेहरों को भी खूब पहचानने लगी है। यही कारण है कि कुछ पुराने चेहरे डरे सहमे हुए हैं। इसलिए खासकर भाजपा छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को प्रमोट कर रही है। राजनीति की शुचिता के लिए हम कोशिश करते हैं कि अपनी ओर से भरसक प्रयास करें, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती। राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इस सूत्रवाक्य को हम बार बार इसलिए मजबूती से रख रहे हैं जिससे अच्छे लोग राजनीति में आए, जिससे देश और समाज का भला हो सके। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय से ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।